ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे फंक्शनैलिटीज के बारे में। तो फंक्शनैलिटीज कौन कौन सी, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के बारे में। ये जो सारी फंक्शनैलिटीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भाई साहब होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। ये इसका सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम अगर डायग्राम की भी बात करें तो डायग्राम में क्या है, हमारे पास मल्टीपल यूजर्स है, उसके बाद एप्लीकेशंस है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद हार्डवेयर है। ठीक है, तो ये हम डायग्राम में देख रहे हैं। तो इस डायग्राम को मैं आगे भी और अच्छे से समझाऊंगा। पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई साहब, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो यूजर और जो हार्डवेयर है उन दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना और इंटरफेस के जैसे वर्क करना। यानी कि इंटरफेस कैसे हम मतलब उसको बोल सकते हैं कि जो हमारा हार्डवेयर है वो एज उसको हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं, जो भी हमारा यूजर है वो उसको एक्सेस कैसे कर रहा है, उसको कन्वीनियंट वे से एक्सेस कैसे कर रहा है, वो है डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। यानी कि जो इंटरफेस यूजर और हार्डवेयर के बीच में वर्क कर रहा है उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ये इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हार्डवेयर हम किस किस को बोल सकते हैं भाई साहब। हार्डवेयर सीपीयू को बोल सकते हैं हम हार्डवेयर, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप की अगर हम बात करें तो उसमें हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया सीपीयू, फिर आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, और हार्डवेयर कौन कौन सा हो सकता है, रैम, यानी कि जो हमारी मेन मेमोरी जिसको बोलते हैं हम, रैम को हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। फिर हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क, उसको हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। तो ये सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब रोल ऑफ द ओएस एज एन इंटरफेस। ओएस का क्या रोल है इंटरफेस के तौर पे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यूजर्स एक्सेस हार्डवेयर कंपोनेंट्स बट नॉट डायरेक्टली। यूजर्स जो है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक्सेस करते हैं बट डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते हैं, बल्कि किसके थ्रू करते हैं, ये ओएस के थ्रू करते हैं। यूजर एक्सेस हार्डवेयर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन इंटरफेस। द नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने ये देखा कि जो है यूजर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कर रहा है। अगर कैसा हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो और यूजर जो है डायरेक्ट ही एक्सेस करे, अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो और जो हार्डवेयर है, यूजर और जो हार्डवेयर है उसको डायरेक्ट ही यूजर एक्सेस करे, तो कैसा होगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की भाई साहब नीड क्या है। अगर हम बात करें कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अ यूजर वुड हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस अ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस। यानी कि हर एक डिवाइस को एक्सेस करने के लिए उसको एक अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, अलग से उसको कोडिंग यानी कि कोड लिखना पड़ेगा, जो कि हर एक यूजर के लिए पॉसिबल नहीं है। अब भाई साहब हर एक यूजर को कोडिंग थोड़ी आती होगी, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से उसको आ सकती है, उसको भी ना आए क्या पता। तो यूजर के अगर ओएस नहीं होगा, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो यूजर को हर एक हार्डवेयर डिवाइस एक्सेस करने के लिए उसको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, उसको कोडिंग करनी पड़ेगी। डिफरेंट प्रोग्राम वुड बी नीडेड फॉर डिफरेंट डिवाइसेज, यानी कि अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग प्रोग्राम हमें लिखने पड़ेंगे, और वो भी रिपीटेडली, यानी कि बार बार लिखने पड़ेंगे। हर बार एक्सेस करने के लिए हर बार वो सेम प्रोग्राम लिखो। तो इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि नीडिंग टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ वर्ड फाइल। अभी हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, कोई वर्ड फाइल है हमारे पास, उसको हम कंट्रोल पी करते हैं और वो हमारे पास प्रिंट कर देता है उसको। बट अगर हम हमारे पास ओएस नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट करवाने के लिए भी हमें एक अलग से कमांड लिखनी पड़ेगी, अगर अलग से सब कुछ करना पड़ेगा। नीडिंग टू राइट इंडिविजुअल प्रोग्राम टू गिव इंस्ट्रक्शन टू सीपीयू टू जॉब एक्सिक्यूशन। लाइक अगर मान लो सीपीयू से कुछ भी काम करवाना है तो हमें एक इंडिविजुअल प्रोग्राम उससे लिखवाना पड़ेगा। अगर हमें प्रिंट करवाना है, अगर हमें कोई स्कैन करना है, अगर हमें कैमरा ऑन करना है, कुछ भी करना पड़ेगा तो हमें उसके लिए अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, अगर हमारे पास ओएस नहीं होगा तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस मेक द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर वेरी कॉम्प्लेक्स। ये तो मैंने बता दिया। पोटेंशियल फॉर रिसोर्स कंटेंशन, वन यूजर एक्सेसिंग हार्डवेयर डायरेक्टली मे नॉट रिलीज इट फॉर अनदर यूजर। यानी कि अगर हम मल्टीपल यूजर्स की बात करें तो अगर मान लो एक जो है यूजर हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है, अगर वो डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है तो उसको रिलीज नहीं कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है उसको रिलीज करने की, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी। अगर किसी दूसरे यूजर को भी उसको यूज करना होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोवाइड करेगा, बट यहाँ पे तो यूजर जो है उसको रिलीज करेगा। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो रिलीज कौन करेगा उसको। तो यहाँ पे ये
बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है हमारे पास। देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी टू मैनेज हार्डवेयर एक्सेस। द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर द रीजंस व्हाई वी यूज देम, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है वही रीजन है इसका, उसी वही नीड है इसकी कि हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर प्राइमरी गोल्स इनकी बात करें तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था? विंडोज, जो कि बहुत ही मेजरली यूज हुआ था। मतलब जी अगर हम पहले की बात करें तो 95% जो मार्केट था वो विंडोज ने कवर कर लिया था। अब क्यों कवर कर लिया था? उसमें क्या ऐसा था कि उसने 95% ऑफ मार्केट को कवर कर लिया? कन्वीनियंस, यानी कि उसमें एक फंक्शनैलिटी थी कन्वीनियंस। द मेजर गोल ऑफ एन ओएस इज टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द यूजर, इजी हार्डवेयर एक्सेस, यानी कि जो हमारा हार्डवेयर है उसको हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए कन्वीनियंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि हम उसको इजी तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें विंडोज वो कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा था। बट अगर हम बाद के टाइम की बात करें, थोड़े टाइम बाद की बात क्या हुआ, उसके बाद जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हमारी और आने लगी तो कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम्स की और बढ़ने लगी, तो हमें क्या नीड आई? हमें थ्रूपुट की नीड आई। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट होता है द नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। अगर हम हाई थ्रूपुट चाहते हैं, यानी कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टास्क एग्जीक्यूट हो कम टाइम के अंदर अंदर, तो हमें हायर थ्रूपुट की नीड होगी। तो उसको किसने सॉल्व किया? उसको हमारे पास लिनक्स ने सॉल्व किया। लिनक्स में अगर आप बोलोगे तो कि लिनक्स जो है वो कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है कि वो कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं करता है। तब वहां पे क्या जो 1-2% थे लिनक्स को यूज करने वाले, तो हायर थ्रूपुट की वजह से लिनक्स को भी बहुत सारे लोग जो है यूज करने लग गए। तो विंडोज मार्केट शेयर हैज डिक्रीज टू अप्रोक्सीमेटली 82% और 80%। ठीक है, तो यहाँ पे लिनक्स के यूजर बहुत ज्यादा बढ़ गए जब यहाँ पे हायर थ्रूपुट आया हमारे पास। अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल के पास मैक ओएस, मैकिंटोश, ये जो है बहुत रियल लाइफ एग्जांपल हम इसको बोल सकते हैं। बट अब इसके बारे में बात नहीं करते तो हमें एक बेसिक पता चल गया कि हम जो है क्या यूज करते थे पहले और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो विंडोज में विंडोज 7, 8, 10, 11 ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है, तो ये बेसिकली ये सारे हमें पता चल गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शनैलिटीज क्या क्या भाई साहब? तो सबसे पहली मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे हम। अगर मान लो मैं अकेला अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो वहां पे रिसोर्स मैनेजमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि वहां पे एक ही यूजर है। बट जहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा जो है यूजर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि हम पैरेलल एक्सेस की बात करें जहां पे मल्टीपल यूजर्स एक्सेसिंग अ सिस्टम, और सर्वर लेवल की बात करें जहां पे बहुत सारे यूजर्स जो है एक सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पे ओएस क्या डिसाइड करता है? ओएस डिसाइड्स हाउ मच हार्डवेयर टू प्रोवाइड टू विच यूजर फॉर हाउ मच टाइम, यानी कि जो ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वो पर्टिकुलर यूजर के लिए डिसाइड करता है कि हाँ इस यूजर को हमें इतने टाइम तक के लिए इतना इतना हार्डवेयर जो है प्रोवाइड करना है। ये हमारी फंक्शनैलिटीज ओएस प्रोवाइड करता है रिसोर्स मैनेजमेंट की। मैनेजेस रिसोर्स टू प्रिवेंट सिस्टम ओवरलोड, यानी कि जो रिसोर्सेज को मैनेज करता है कि सिस्टम का जो लोड है उस पर कम लोड आए, ओवरलोड को मैनेज करता है। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास द टास्क मैनेजर शोज सीपीयू एंड रैम यूजेज परसेंटेज मैनेज बाय द ओएस। अगर हम अपने लैपटॉप की बात करें तो हमारे पास आप टास्क मैनेजर ओपन करके देख लीजिए, वहां पे आपको मिलेगा कि सीपीयू और जो रैम है वो कितने परसेंटेज यूज हो रही है हमारे इस सिस्टम में। आगे बात करें तो सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजेस प्रोसेस इन द सिस्टम हैविंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज मीडिया प्लेयर एंड गेमिंग ऐप ओपन साइमल्टेनियसली। यानी कि अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू पे समझे तो प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होगी भाई साहब? तो प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए आप ऐसे समझिए, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है, साइड में आपने विंडोज मीडिया प्लेयर ओपन कर रखा है और एक गेमिंग एप्लीकेशन भी साथ में ओपन कर रखी है। तो इतने सारे जो प्रोसेसेस है वो उसको मैनेज कौन कर रहा है? उसको मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के, किसको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, किसको क्या करना है, किसको, और ये किसके थ्रू होता है? ये होता है सीपीयू शेड्यूलिंग। आगे हमें वीडियोस में बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। जो सीपीयू शेड्यूलिंग है उसको यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये किसके थ्रू डन होती है? ये सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू डन होती है। अब सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। अ प्रोग्राम सेव्ड एज .c बिकम्स अ प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन एट द सीपीयू। हमने .c में कोई प्रोग्राम लिखा, उसको .c में सेव कर दिया, सी लैंग्वेज में हमने लिखा, उसको .c फाइल में सेव किया, तो अब क्या हो गया? वो एक प्रोग्राम हमने जो लिखा वो प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब जो है वो सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए काम आ रहा है वो प्रोग्राम, ठीक है। तो ओएस हैंडल दिस मैनेजमेंट। जो प्रोसेस मैनेजमेंट है, बहुत सारे प्रोसेसेस है जो हमारे एप्लीकेशन जो हम रन कर रहे हैं, हमारे जो सिस्टम है उसमें रन हो रहे हैं, तो उसको कौन मैनेज करता है? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। फिर अगर हम नेक्स्ट फंक्शनैलिटी की बात करें तो स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट भी कौन हैंडल करता है? ओएस हैंडल करता है। अब स्टोरेज मैनेजमेंट में हमारे पास
दो चीजें आती है, स्टोरेज मैनेजमेंट भी आती है, मेमोरी मैनेजमेंट भी आती है। बट स्टोरेज मैनेजमेंट में हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट में हम रैम की बात करेंगे। तो स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है, जो सेकेंडरी डिवाइसेज यानी कि हार्ड डिस्क है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैनेजेस हाउ टू स्टोर डेटा परमानेंटली, क्योंकि हार्ड डिस्क पे तो हम परमानेंटली डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है, ओएस की है। अचीव थ्रू फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम कौन कौन से, NTFS, FAT32 इन विंडोज, EXT4 इन लिनक्स, इन सारे सिस्टम्स, फाइल सिस्टम के थ्रू हम मैनेज करते हैं कि हम डेटा को कैसे परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मैनेज हाउ डेटा इज स्टोर इन ट्रैक्स और सेक्टर्स इन द डिस्क आर्किटेक्चर। इसको मैनेज कौन करता है, ओएस मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अब नेक्स्ट फंक्शनलिटी आती है मेमोरी मैनेजमेंट की, जो किसमें होती है, रैम में होती है। अब आप बोलोगे यार स्टोरेज मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट अलग अलग क्यों कर रखे हैं, क्योंकि स्टोरेज मैनेजमेंट में हम हार्ड डिस्क को देख रहे हैं और मेमोरी मैनेजमेंट में हम रैम में मैनेज कर रहे हैं। रैम में क्या होता है, रैम हमारे पास लिमिटेड होती है, हार्ड डिस्क में साइजेस बहुत ज्यादा होती है, 512 1 TB अब तो बहुत ज्यादा आने लग गई है। बट मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास रैम जो है वो लिमिटेड है ना हमारे पास, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम स्टोरेज मैनेजमेंट, बिकॉज रैम हैज अ साइज लिमिटेशन whereas hard disk is not a major constraint. All processes must first be brought into RAM for execution. Like इसमें अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम जो सारे के सारे प्रोसेसेस है वो सबसे पहले तो रैम में आते हैं ना हमारे पास एग्जीक्यूट होने के लिए, फिर बाद में हम सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं। तो जो ओएस है, ओएस हैंडल्स अलोकेशन एंड डी अलोकेशन ऑफ रैम मेमोरी, यानी कि जो हमारे पास रैम है उसकी कितनी मेमोरी किस प्रोसेस को देनी है, किस वो जो हमने अलोकेट कर रखी है वो वापस कब लेनी है, तो ये पूरा का पूरा कौन हैंडल करता है, ये करता है ओएस हैंडल, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है रैम के अलोकेशन की और डी अलोकेशन की। इट इंश्योर्स अ फिनिश्ड प्रोसेस इज रिमूव्ड फ्रॉम रैम टू मेक स्पेस फॉर अ न्यू वन, यानी कि जैसे हमारे पास रैम में कोई एक प्रोग्राम चल रहा है और वो फिनिश भी हो गया है और वो मान लो वहां से हट नहीं रहा, तो और दूसरा प्रोग्राम है उसको रन करना है, तो इसको इंश्योर करता है कि हाँ उसको फिनिश होने के बाद उस प्रोसेस को वहां से निकाल दे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैपिंग। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनलिटी की, जो आती है हमारे पास सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। एग्जांपल में हम देखें तो द पासवर्ड स्क्रीन एट स्टार्टअप इंश्योर ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन एक्सेस द सिस्टम। जब हम सिस्टम को ओपन करते हैं तो हमारे पास पासवर्ड की स्क्रीन आती है, क्योंकि जो ऑथेंटिकेटेड बंदा है हमारा वही उसको सिस्टम को एक्सेस करे जिसको प्रॉपर पासवर्ड मालूम है। ठीक है, तो यही इसका एग्जांपल बोल सकता है। तो ये सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज यूजेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टू स्टोर पासवर्ड सिक्योरली। फिर अगर हम बात करें तो ये और किसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो हमने अभी पढ़ा कि रैम में कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं रन, तो रैम में बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोसेस P1 है मान लो और P2 कुछ प्रोसेस है, तो जो P2 का प्रोसेस है P1 के प्रोसेस को इंटरफेयर ना करे। तो अगर मान लो वो इंटरफेयर करना चाहेगा अभी, तो उस प्रोसेस को हाथों हाथ ब्लॉक कर देना, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि रैम में जो है एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इंटरफेयर ना करे, अलोकेटेड मेमोरी को, तो ये सारा कुछ हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हाउ यूजर एक्सेसिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमने एक डायग्राम देखा तो मैंने बोला कि वो डायग्राम मैं आगे बताऊंगा। तो हमारे पास डायग्राम में हमने क्या देखा, यूजर्स, एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस का रोल मैंने क्या बताया, आप बोलोगे मैं आपने तो कुछ रोल बताया नहीं। तो जो एप्लीकेशन का रोल है वो यही है कि आप मान लो आपने डेस्कटॉप इंटरफेस की बात करें, तो आपने जैसे अपना कंप्यूटर ऑन किया तो आपके सामने क्या खुला, डेस्कटॉप खुला। वो क्या है, वो एक इंटरफेस है। तो अब उस डेस्कटॉप पे कुछ सारे आइकन्स है, क्या क्या आइकन्स है, मान लो आपको एक्सेस करना माई कंप्यूटर को, तो आपने माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक किया और उसको एक्सेस कर लिया। तो अब क्या हुआ, तो ये सारी कुछ एप्लीकेशन ही तो है, माई कंप्यूटर वगैरह, माई नेटवर्क्स वगैरह, ये सारी एप्लीकेशन ही तो है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्रिएटिंग अ फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक फाइल क्रिएट करी, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, वो एक एप्लीकेशन है। वो किसको यूज कर रही है, अगर मान लो अभी हमने देखा कि कंट्रोल पी को हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, तो कंट्रोल पी क्या है, एक कमांड है। तो यहाँ पे हमने एक कमांड दे दी कि हार्डवेयर को एक कमांड दे दी एक एप्लीकेशन के थ्रू कि हमारे पास जो है हमें प्रिंट करना है, हमारे पास जो हमारे पास फाइल है हमने क्रिएट कर रखी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, उसको हमने प्रिंट करना है। तो हमने ये कमांड प्रोवाइड करी एप्लीकेशन के थ्रू, तो यानी कि हमने हार्डवेयर को एक्सेस किया एप्लीकेशन के थ्रू। द इंटरफेस इज सो सीमलेस दैट यूजर डू नॉट फील दे आर एक्सेसिंग हार्डवेयर। अगर आप मान लो कि कंप्यूटर माई कंप्यूटर पे आपने डबल क्लिक किया, सी ड्राइव पे आपने डबल क्लिक किया, तो वो खुल रहे हैं ना, तो आपको पता थोड़ी चल रहा है आप डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस कर रहे हो। आपको तो लग रहा है हाँ इतना स्मूथ जो बना रखा है वो, क्योंकि हमें एक सीमलेस जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब थ्रू शेल या कमांड प्रॉम्प्ट की अगर हम बात करें तो कमांड प्रॉम्प्ट में हम जाके डायरेक्ट कमांड्स भी लिख के हम डायरेक्ट हार्डवेयर भी एक्सेस कर सकते हैं विदाउट किसी एप्लीकेशन के। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में हमने जाके डायरेक्ट एप्लीकेशन कमांड्स लिखी वहां पे, तो हमने यहाँ पे विंडोज में जाके कमांड प्रॉम्प्ट खोला या फिर लिनक्स में हम डायरेक्ट टर्मिनल पे जाके कमांड लिख दी। इसको क्या बोलते हैं, कमांड लिख के हम जो है हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। हम यानी कि सिस्टम कॉल दे रहे हैं और उसके थ्रू हम जो है हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर हम सिस्टम कॉल्स की बात करें तो द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स थ्रू सिस्टम कॉल्स,
यानी कि जो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू वर्क करता है। कमांड्स फ्रॉम एप्लीकेशन, लाइक हमने अभी प्रिंट कमांड देखी कंट्रोल पी करके, तो वो एक सिस्टम कॉल था, वो उसने क्या इन्वोक किया, इस सिस्टम कॉल को इन्वोक किया। एक्शंस लाइक ओपनिंग अ फाइल विद अ डबल क्लिक, ये किसका, जैसे हमने डबल क्लिक करके किसी फाइल को ओपन किया तो वो है ओपन सिस्टम कॉल। और अदर सिस्टम कॉल्स इंक्लूड लाइक रीड है, वहां पे राइट सिस्टम कॉल है। ये सारे सिस्टम कॉल्स के बारे में हम आने वाले वीडियोस में और बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो ये सब कुछ था ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी फंक्शनैलिटीज के बारे में। तो अगर हम यूजीसी नेट और गेट की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।